काली रात और पुराना रेडियो स्टेशन। यह कार्तिक महीने की एक घुप अंधेरी रात थी। हवा में तेजी थी और शहर की बिजली गुल हुए कई घंटे बीत चुके थे। आकाश में चांद भी बादलों के पीछे छिपा था। 24 वर्षीय आर्यन अपने छोटे से अपार्टमेंट में मोमबत्ती की पीली रोशनी में बेचैन बैठा था। उसका काम सिर्फ एक था, शहर के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच करना। लेकिन बिजली न होने से सब रुका हुआ था। उसे याद आया कि कोने वाली अलमारी में दादाजी का पुराना फिलिप्स ट्रांजिस्टर रेडियो रखा है। आर्यन ने धूल झाड़ी और 2 नई बैटरियां लगाईं। जब उसने नॉब घुंडी घुमाया तो सिर्फ घिस्से घिस्से की आवाज आ रही थी। अचानक 99.7 मेगाहर्ट्ज पर उसे एक कमजोर मगर साफ आवाज सुनाई दी। हेलो हेलो, क्या कोई सुन रहा है? यह रेडियो स्टेशन पुरानी यादें, ओल्ड मेमोरीज का आखिरी प्रसारण है। यह रेडियो स्टेशन पुरानी यादें का आखिरी प्रसारण है। दहश। आर्यन चौंक गया। 2500 मेगाहर्ट्ज पर कोई स्थानीय स्टेशन नहीं था और आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह बहुत दूर किसी गुफा से आ रही हो। फिर एक पुराना, मधुर लेकिन गहरा उदास गीत बजना शुरू हुआ। गीत के बोल सीधे दिल पर वार कर रहे थे। गाना चल ही रहा था कि आर्यन ने महसूस किया कि उसकी पीठ पीछे दरवाजे के पास किसी की मौजूदगी है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद था, पर परछाई में उसे लगा जैसे एक छोटी बच्ची खड़ी है। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, परछाई पलक झपकते ही गायब हो गई। आर्यन ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। उसने सोचा, यह सिर्फ तनाव और बिजली ना होने का असर है। फाइल में रहस्य। अगले दिन बिजली वापस आने पर आर्यन अपने ऑफिस गया। उसका काम पुराने दस्तावेजों को छांटना था। एक धूल भरी फाइल मिली जिसका शीर्षक था 1995 प्रसारण बंद। उसमें लिखा था कि 1995 में 94.7 मेगाहर्ट्ज पर चलने वाला एक शौकिया अमेचर रेडियो स्टेशन पुरानी यादें अचानक बंद हो गया था। स्टेशन के मालिक की छोटी बेटी रेडियो स्टेशन के अंदर खेलते हुए गायब हो गई थी। पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन फाइल में एक और चौंकाने वाली बात थी। स्टेशन बंद होने से पहले आखिरी प्रसारण में एंकर ने वही बात कही थी जो आर्यन ने पिछली रात सुनी थी। यह रेडियो स्टेशन पुरानी यादें का आखिरी प्रसारण है। उसमें उस गीत के बोल भी लिखे थे जो उसने काली रात में सुना था। एक मुलाकात। उसी रात आर्यन ने डरते डरते फिर से रेडियो ऑन किया। 89.7 पर प्रसारण शुरू हो चुका था। स्वागत है हमारे प्रिय श्रोता, हम जानते हैं कि आप हमारी आवाज की तलाश में थे। आज हम उस छोटी सी आवाज की बात करेंगे जो अब भी यहां है। इस बार एंकर की आवाज में एक भयानक खुशी की गूंज थी। आर्यन को एहसास हुआ कि यह प्रसारण इतिहास से नहीं आ रहा है, यह अभी भी कहीं से प्रसारित हो रहा है। वह अपनी कुर्सी से उठा और टॉर्च लेकर पुरानी फाइल में दिए गए रेडियो स्टेशन के पते की ओर भागा। पता शहर के बाहरी इलाके में एक खंडहर नुमा इमारत का था। अंदर काफी अंधेरा और बदबू थी। बीच में एक जंग लगा पुराना ट्रांसमीटर पड़ा था। आर्यन ने टॉर्च ऊपर की ओर की। ट्रांसमीटर के ठीक ऊपर एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। पन्ने पर एक नोट लिखा था, जब तक कोई मेरी आवाज नहीं सुनेगा मैं यहीं रहूंगी। तभी उसी ट्रांसमीटर से उसी बच्ची की धीमी टूटी फूटी आवाज आई। पापा ने कहा था मेरा गीत कभी नहीं रुकेगा। आर्यन पीछे मुड़ा। वहां कोई बच्ची नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि उसके ट्रांजिस्टर रेडियो पर 94.7 की सुई तेजी से झिलमिला रही थी। डर के मारे आर्यन ने डायरी जमीन पर पटकी और भागा। बाहर आते ही उसने ट्रांजिस्टर को जोर से दूर फेंक दिया, जो पत्थर से टकराकर टूट गया। अगले दिन आर्यन ने पुलिस को सब बताया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। आज भी शहर में बिजली गुल होने पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात के सन्नाटे में बहुत ध्यान से सुने तो हवा में दूर कहीं से एक पुराना उदास गीत तैरता हुआ आता है, और अगर आप उस गीत को सुनने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप भी स्टेशन पुरानी यादें के अगले और अंतिम श्रोता बन जाए। सन्नाटा और 94.7 का रहस्य।
कार्तिक की वह काली रात अपने साथ सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि भारी सन्नाटा भी लाई थी। शहर में 4 घंटे से बिजली गुल थी। आर्किटेक्ट आर्यन 24, जिसने हाल ही में अपने दादाजी का पुराना मकान संभाला था, मोमबत्ती की लौ को घूर रहा था। उसका काम शहर के पुराने निर्माण रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन करना था, लेकिन अंधेरे ने काम रोक दिया था। बेचैनी में उसने दादाजी का पुराना फिलिप्स ट्रांजिस्टर मॉडल नॉस्टैल्जिया 75 निकाला, बैटरिया गाली और नॉब घुमाया। 90 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक सन्नाटा था, सिवाय 94.7 के। एकदम से एक कमजोर लेकिन बहुत स्पष्ट आवाज गूंजी। आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी पुराने तहखाने से आ रही हो। हेलो हेलो, क्या कोई सुन रहा है? यह रेडियो स्टेशन पुरानी यादें, ओल्ड मेमोरीज का आखिरी प्रसारण है। आज रात हम आपको उस रात का गीत सुनाएंगे। एक आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। 94.7 पर कोई स्टेशन नहीं था। फिर एक मधुर लेकिन गहरे उदासी से भरा गीत बजना शुरू हुआ। गीत के बोल बड़े ही मार्मिक थे, जैसे कोई अपनी सबसे प्रिय वस्तु खो रहा हो। गाना शुरू होते ही आर्यन को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की ठंड अचानक बढ़ गई है। उसने देखा मोमबत्ती की लौ बिना हवा के भी तेजी से कांपने लगी थी। जैसे ही गीत अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, दरवाजे के पास की परछाई थोड़ी गहरी हुई और आर्यन को एक छोटी बच्ची की धुंधली आकृति दिखाई दी। बच्ची के हाथ में कुछ था, जैसे एक पुराना टेडी बेयर। जब आर्यन ने डर से आंखें झपकी तो वह आकृति गायब हो गई। डरकर आर्यन ने रेडियो बंद कर दिया। अध्याय 2, इतिहास की गूंज। अगले दिन आर्यन ऑफिस पहुंचा। बिजली वापस आ चुकी थी। उसने तुरंत 94.7 मेगाहर्ट्ज को चेक किया। वहां सिर्फ सरकारी प्रसार भारती का प्रसारण आ रहा था। शाम को उसने अपने संग्रह में एक पुरानी पीले पन्नों वाली फाइल खोजी। शीर्षक था 1995 रहस्यमय रेडियो स्टेशन 94.7 मेगाहर्ट्ज की जांच। फाइल पढ़ने पर रहस्य और गहराया। रेडियो स्टेशन पुरानी यादें। ये एक शौकिया स्टेशन था जिसे स्थानीय संगीतकार देवेन कपूर अपनी बेटी रिया के लिए चलाते थे। दुर्घटना। 17 साल की रिया 1995 की एक काली रात को ट्रांसमीटर रूम में खेलते हुए अचानक लापता हो गई। कोई निशान नहीं मिला। आखिरी प्रसारण। रिया के लापता होने के ठीक बाद स्टेशन से एक रिकॉर्डेड संदेश प्रसारित हुआ। ये रेडियो स्टेशन पुरानी यादें का आखिरी प्रसारण है। आर्यन ने चौंकाने वाली बात देखी। संदेश के साथ वही गीत प्रसारित हुआ था जो उसने पिछली रात सुना था। फाइल में गीत के बोल थे, अंधेरी रात, टूटी हुई आहट, मेरी यादें बस अब यही। जहां हवा भी गाए वही गीत मेरा। फाइल में देवेन कपूर की एक टिप्पणी थी, रिया मेरा हर प्रसारण सुनती थी। मैंने उसे वादा किया था कि उसका गीत कभी नहीं रुकेगा, भले ही मैं रुक जाऊं। खंडहर में मुलाकात। उसी रात आर्यन ने दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने टॉर्च, अपना ट्रांजिस्टर और फाइल में दिए गए रेडियो स्टेशन के पते की ओर रुख किया। वह स्थान शहर से दूर एक वीरान पहाड़ी पर था। खंडहर नुमा इमारत के बाहर एक टूटी हुई साइन बोर्ड पर सिर्फ 94.7 लिखा था। अंदर भयानक नमी और मिट्टी की गंध थी। आर्यन ने सावधानी से ट्रांजिस्टर ऑन किया। जैसे ही वह नौकरी 7 पर रुका, जोर से स्टैटिक आया और फिर वही एंकर की आवाज गूंजी। आज हम आपको हमारे नए श्रोता से मिलाते हैं। वह यहां आ गया है। अब उसकी बारी है उस गीत को पूरा करने की। आर्यन डर के मारे कांप गया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि ट्रांसमीटर रूम की टूटी हुई दीवार पर रिया का नाम चाक से लिखा था। बीच में एक जंग लगा पुराना ट्रांसमीटर था। उसके ऊपर रिया की एक पुरानी धूल से ढकी गुड़िया पड़ी थी। जैसे ही आर्यन गुड़िया के पास पहुंचा, ट्रांजिस्टर पर एंकर की आवाज बदल गई। यह देवेन कपूर की आवाज थी, आंसू भरी और हताश। भाग जाओ बेटा, भाग जाओ, यह स्टेशन रिया को रोके हुए है। वह यहां उस गीत को पूरा करने के लिए इंतजार कर रही है। तभी कमरे की परछाई से रिया की छोटी सी आवाज आई। वह रो रही थी। मेरा गीत कौन गाएगा?
पापा कहाँ गए? इन भी आर्यन को एहसास हुआ यह भूतिया प्रसारण रिया की आत्मा को शांत करने का एक तरीका नहीं था, बल्कि उसे फंसाने का जाल था। देवेन कपूर ने अपनी बेटी के लिए गीत न रुकने का जो वादा किया था, वह आखिरी प्रसारण रिया की आत्मा को हर रात दोहराने के लिए मजबूर कर रहा था, जब तक कोई नया श्रोता, नया गायक न मिल जाए। रिया की परछाई अब गुड़िया के पास खड़ी थी। गुड़िया के हाथ में वह टूटा हुआ टेडी बेयर था जो आर्यन ने पिछली रात देखा था। आर्यन तेजी से चिल्लाया और उसने ट्रांजिस्टर को जमीन पर फेंक दिया। ट्रांजिस्टर टूटते ही पूरे कमरे में एक जोरदार चीख गूंजी। रिया की परछाई हवा में विलीन हो गई। ट्रांसमीटर से धुआं निकलने लगा। आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंधेरे में दौड़ता रहा। उपसंहार। आर्यन ने अगले ही दिन शहर छोड़ दिया। उसने उस घटना के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। आज भी जब हवा तेज होती है तो कुछ पुराने ट्रांजिस्टर रेडियो अचानक 94.7 मेगाहर्ट्ज पर एक कमजोर लेकिन बहुत उदास धुन पकड़ लेते हैं। ये धुन आधी अधूरी होती है, जैसे कोई इसे पूरा करने का इंतजार कर रहा हो। और जो लोग उस धुन को सुनते हैं वे कहते हैं कि अगली काली रात में उन्हें अपने दरवाजे पर किसी छोटी बच्ची की परछाई और उसके हाथ में एक पुराने टेडी बियर की झलक दिखाई देती है। शायद वह उस गीत को पूरा करने वाले अगले श्रोता की तलाश में होती है। ट्रांजिस्टर का साया और आर्यन का निर्वासन। भाग 1। पलायन और मानसिक बोझ। रेडियो स्टेशन के खंडहर से भागने के बाद आर्यन ने अपने शहर में एक पल भी नहीं बिताया। उसने तुरंत अपना काम छोड़ा, दादाजी का मकान बेचा और बिना किसी को बताए उत्तर भारत के एक शांत पहाड़ी कस्बे में जाकर बस गया। उसने सोचा था कि पहाड़ों की साफ हवा और शांत वातावरण उस काली रात की गूंज को मिटा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्यन ने भौतिकी, फिजिक्स में एक सरल सत्य सीख लिया था। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। रिया की आत्मा की ऊर्जा, उस अपूर्ण गीत की निराशा और उस पुराना रेडियो स्टेशन का साया उसका पीछा कर रहा था। संदेह और बेचैनी। वह अब कभी भी अंधेरे में अकेले नहीं रह पाता था। उसे लगता था कि हर स्थिर परछाई, हर हल्की फुसफुसाहट 9.7 मेगाहर्ट्ज पर आने वाले प्रसारण की तैयारी कर रही है। टेडी बियर का जुनून। उसे अक्सर गली के कुत्तों या कूड़े के ढेर में टेडी बियर दिखाई देते थे। हर बार उसे रिया का टूटा हुआ खिलौना याद आता और वह डर के मारे कांप जाता था। रेडियो से दूरी। आर्यन ने अपने नए घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखा जिससे रेडियो की आवाज आ सके। न फोन, न टीवी, न कोई म्यूजिक सिस्टम। भाग 2। नया काम और एक पुरानी आवाज। पहाड़ी कस्बे में आर्यन ने एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करना शुरू कर दिया, जहां उसे पुस्तकों की शांति मिलती थी। वहां उसकी मुलाकात लाइब्रेरी की मालकिन श्रीमती लता शर्मा से हुई। लता जी उम्र में बड़ी थी और उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति और ज्ञान था। एक दिन लता जी ने आर्यन को एक पुरानी पत्रिका दिखाते हुए कहा, आर्यन, तुम आर्किटेक्चर के जानकार हो, यह देखो। 30 साल पहले इस पहाड़ी पर एक छोटा सा ट्रांसमीटर टावर बनने वाला था, लेकिन एक अजीब दुर्घटना के कारण काम रुक गया। यहां के लोग कहते हैं कि इस जगह पर कुछ अशुभ है। आर्यन ने पत्रिका देखी। वह ट्रांसमीटर टावर 94.7 मेगाहर्ट्ज की पीछे बनाया जाने वाला था। आर्यन के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। लता जी ने उदास होकर जवाब दिया, सिर्फ इतना पता है कि जो इंजीनियर इसे बना रहा था उसने अपनी छोटी बेटी को खो दिया था, जैसे वह उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन को एहसास हुआ कि वह उस पुरानी यादों से कहीं दूर नहीं आया है। रिया का गीत और उसकी कैद केवल एक जगह से नहीं जुड़ी थी, बल्कि उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ी थी जो रिया की आत्मा के लिए एक स्थायी जाल बन गई थी। भाग 3। आखिरी समाधान। आर्यन ने अब डरने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उसने लताजी से उस पुराने ट्रांसमीटर टावर की जगह पूछी और रात के अंधेरे में वहां पहुंचा। वह टावर एक टूटी फूटी इमारत थी, लेकिन उसका एंटेना अभी भी आकाश की ओर खड़ा था।
आर्यन अपने साथ सिर्फ एक चीज लाया था, दादाजी के नोस्टैल्जिया 75 रेडियो के टूटे हुए हिस्से। उसने टूटे फूटे कलपुर्जों को जोड़ा और एक अस्थायी सर्किट बनाया। उसे पता था कि रिया को केवल एक नया श्रोता नहीं चाहिए, उसे चाहिए मुक्ति। जब उसने अपने बनाए अस्थायी ट्रांसमीटर को ऑन किया और फ्रीक्वेंसी 9.7 पर सेट की, तो एक जोरदार बिजली का झटका लगा। उसी क्षण ट्रांजिस्टर से वही एंकर की आवाज आई, लेकिन इस बार वह क्रोधित थी। तुम क्यों आए? अब ये गीत तुम्हारा है, तुम इसे पूरा करोगे। आर्यन ने चिल्लाकर जवाब दिया, नहीं, रिया को यह गीत नहीं गाना है, रिया को आजाद होना है। उसने तुरंत अपने दादाजी के पुराने ट्रांजिस्टर के स्पीकर को ट्रांसमीटर के एक टूटे हुए तार से जोड़ दिया। उसने एक टेप रिकॉर्डर ऑन किया जिसमें एक खुशी और आजादी से भरा लोरी गीत बज रहा था, रिया के उदास गीत के बिल्कुल विपरीत। 94.7 मेगाहर्ट्ज पर अब दो आवाजें टकरा रही थीं। एक तरफ पुरानी उदास और क्रोधी एंकर की आवाज, दूसरी तरफ आर्यन द्वारा प्रसारित की गई नई प्यारी लोरी। कमरे में अजीब सी गूंज उठी। रिया की परछाई ट्रांसमीटर के पास दिखाई दी, लेकिन इस बार वह शांत थी। लोरी सुनकर उसके चेहरे पर दशकों बाद पहली बार एक मुस्कान आई। लोरी खत्म होते ही ट्रांसमीटर से एक अंतिम पॉप की आवाज आई। 94.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। रिया की परछाई आकाश की ओर उठ गई और विलीन हो गई। आर्यन जानता था कि उसने न केवल रिया को, बल्कि देवेन कपूर की आत्मा को भी उस भयानक वादे की कैद से मुक्त कर दिया है। उपसंहार। आर्यन पहाड़ी कस्बे में ही रह गया। वह अब भी अकेला था, लेकिन शांत था। उसने लाइब्रेरी में अपनी नौकरी जारी रखी, लेकिन अब उसका काम बदल गया था। वह अक्सर बच्चों को खुशी के गीत और आजादी की कहानियां सुनाता था। ओस, फे, खा। उसने कभी कोई रेडियो ऑन नहीं किया, लेकिन उसे पता था कि अब कोई काली रात रिया के गीत को वापस नहीं लाएगी। हाँ, वह जानता था कि कभी-कभी जब हवा बहुत तेज होती है, तो उसे दूर कहीं से एक बहुत ही धीमा, खुशी भरा संगीत सुनाई देता है। शायद वह रिया का आजादी का गीत था, और आर्यन को इस बात का संतोष था कि वह उस रेडियो स्टेशन का अंतिम श्रोता नहीं, बल्कि मुक्तिदाता बना। मुक्ति के बाद की गूंज और अंतिम श्रोता का संगठन। भाग 1, शांति का भ्रम। आर्यन के पहाड़ी कस्बे में ट्रांसमीटर को नष्ट करने के बाद सब कुछ शांत हो गया। 94.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अब पूरी तरह से सफेद शोर, व्हाइट नॉइज से भर चुकी थी, जिसमें कोई उदास गीत या एंकर की भयानक आवाज नहीं थी। आर्यन ने शांति पाई, लेकिन एक नया डर जन्म ले चुका था, अकेलापन। वह महसूस करता था कि वह उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिसने आत्माओं के रेडियो को सुना और उसमें हस्तक्षेप किया। एक दिन लाइब्रेरी में काम करते हुए उसने एक पुरानी किताब में एक अजीबोगरीब कोडेड संदेश देखा। यह संदेश उन लोगों के बारे में था जो अदृश्य प्रसारणों के बारे में था। वो सुनते थे। संदेश में एक प्रतीक बना था, एक टूटी हुई सुई वाला ट्रांजिस्टर। संदेश में लिखा था, वे मुक्त हो गए हैं, लेकिन गीत जारी है। जो सुनने को मजबूर है, वे चुप नहीं रह सकते। अंतिम श्रोता मिलते हैं। एंड पार्ट 2, द लास्ट लिसनर्स। आर्यन ने कोड का इस्तेमाल करके एक पुराने गुमनाम इंटरनेट फोरम, अनोनिमस इंटरनेट फोरम को खोज निकाला। फोरम का नाम था द लास्ट लिसनर्स। फोरम उन लोगों से भरा हुआ था जिन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर समान रूप से भयावह प्रसारणों को सुना था। पेरिस से एक यूजर, उसने 101.13 मेगाहर्ट्ज पर एक ओपेरा गायिका की आवाज सुनी थी जो 19वीं सदी में अपने पति द्वारा मारी गई थी। उसका प्रसारण आधी रात को होता था। टोक्यो से एक यूजर, उसने 88.9 मेगाहर्ट्ज पर एक पुराने जापानी युद्ध रेडियो स्टेशन की गूंज सुनी थी जो हर प्रसारण के अंत में एक अजीब कोड वर्ड बोलता था। एक यूजर ने साफ लिखा,
यह सिर्फ रिया या देवेन की बात नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी प्रेत, फ्रीक्वेंसी फैंटम्स है जो किसी शक्तिशाली भावनात्मक घटना से जुड़े हैं। प्रसारण को रोकना उन्हें मुक्त नहीं करता, बल्कि फ्रीक्वेंसी को खामोश कर देता है। अस्थायी रूप से आर्यन ने महसूस किया कि उसका संघर्ष रिया के लिए नहीं था, बल्कि उस अदृश्य शक्ति के खिलाफ था जो इन आत्माओं को फ्रीक्वेंसी पर कैद करके उनसे लगातार दुख का प्रसारण करवाती थी। यह शक्ति इन अपूर्ण गीतों से ऊर्जा प्राप्त करती थी। भाग 3, नए प्रसारण का डर। फोरम के सबसे पुराने सदस्य, जिसका कोड नेम एम्बर था, ने आर्यन को चेतावनी दी। तुमने एक फ्रीक्वेंसी को शांत किया है, लेकिन यह ऊर्जा कहीं और जाएगी। वे तुम्हें ढूंढेंगे क्योंकि तुम अब जागरूक हो। ट्रांसमिशन बंद हो सकता है, लेकिन रिसीवर अभी भी तुम हो। और सच में आर्यन के साथ अजीब चीजें होने लगी। एक रात वह अपनी लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे लगा कि हवा में दूर कहीं से बहुत धीमी गिटार की धुन आ रही है। ये धुन 94.7 की उदासी से अलग थी। ये दर्दनाक रूप से प्यारी थी। उसने अपने फोन पर एक साधारण फ्रीक्वेंसी स्कैनर ऐप खोला, हालांकि उसने कोई रेडियो नहीं रखा था। ऐप में एक छोटी सी सुई 90.2 मेगाहर्ट्ज पर झिलमिला रही थी। ये एक नई फ्रीक्वेंसी थी। उसे याद आया कि शहर से थोड़ी दूर एक परित्यक्त रेलवे स्टेशन है। वहां 1970 के दशक में एक मशहूर युवा गायक विक्रम ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। विक्रम का गीत उस समय रेडियो पर बहुत प्रसिद्ध हुआ था। आर्यन अब सिर्फ एक भागने वाला व्यक्ति नहीं रहा, वह द लास्ट लिसनर्स का एक सक्रिय सदस्य बन गया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने अनुभव के कारण फ्रीक्वेंसी प्रेतों को समझने और उनसे लड़ने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। उसने एम्बर को संदेश भेजा, विक्रम का गीत 98.2 पर है, मैं जा रहा हूं। यह सिर्फ एक आत्मा को मुक्त करने की बात नहीं है, हमें इस पूरी व्यवस्था को समझना होगा। आर्यन ने अपनी पीठ पर एक बैग रखा, जिसमें सिर्फ उसका टॉर्च, कुछ तार और एक पूरी तरह से शीशे से ढका हुआ सुरक्षित नॉस्टैल्जिया 75 का स्पीकर था। वह जानता था कि अब उसका मिशन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शुरू हुआ है। वह अब फ्रीक्वेंसी प्रेतों के शिकारी के रूप में काली रात के सन्नाटे में अगले पुराने रेडियो स्टेशन की तलाश में निकल पड़ा। 98.2 मेगाहर्ट्ज, विक्रम का दर्द। भाग 1, परित्यक्त स्टेशन की ओर। रात घनी काली थी, लेकिन आर्यन का मन इस बार शांत था। उसे अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक उद्देश्य मिल गया था। वह जानता था कि वह अब सिर्फ एक श्रोता नहीं है, बल्कि द लास्ट लिसनर्स का एक एजेंट है। वह पुरानी बंद हो चुकी रेल लाइन पर चल रहा था, जहां झाड़ियों और कंकड़ ही कंकड़ थे। जैसे जैसे वह स्टेशन के करीब पहुंच रहा था, उसके कान में 98.2 मेगाहर्ट्ज की गूंज और तेज होती जा रही थी। यह आवाज उसके कान में नहीं, बल्कि सीधे दिमाग में बज रही थी। यह विक्रम का गीत था, एक बेहतरीन जैज ब्लूज मेलोडी, लेकिन उसकी धुन में एक अजीब सा अधूरापन और असहनीय पीड़ा थी। स्टेशन पहुंचने पर आर्यन ने देखा कि यह इमारत सिर्फ टूटी फूटी नहीं थी, बल्कि समय में जमी हुई थी। पुरानी टिकट खिड़की, जहां धूल की मोटी परत थी, उस पर विक्रम की तस्वीर चिपकी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, आखिरी शो 15 नवंबर 1974। स्टेशन का सबसे वीरान हिस्सा था कंट्रोल रूम, जहां से सिग्नल और पटरियों का नियंत्रण होता था। भाग 2, सिग्नल रूम का रहस्य। आर्यन कंट्रोल रूम में घुसा। वहां सिर्फ जंग लगे लीवर, टूटी फूटी घड़ियां और एक पुराना कम्युनिकेशन पैनल था। उस पैनल के ऊपर एक टेप रिकॉर्डर रखा था, जो 1970 के दशक का था। आर्यन ने हिम्मत करके अपने फोन के स्कैनर को पैनल के पास रखा। 98.2 मेगाहर्ट्ज की सुई जोर से चमक उठी। प्रसारण इसी पैनल से हो रहा था। तभी कमरे में अचानक ठंड बढ़ी। हवा में हल्की सिगरेट की गंध आई और सामने एक धुंधली आकृति बनी। यह विक्रम था। वह जवान, सुंदर और हाथ में गिटार लिए था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। विक्रम की आवाज सीधे आर्यन के दिमाग में गूंजी, रेडियो प्रसारण की तरह। तुम क्यों आए?
तुम भी सुनने आए हो? मेरा गीत कभी पूरा नहीं होता। मैं हर रात गाता हूं, लेकिन धुन टूट जाती है। आर्यन ने साहस जुटाया और बोला, मैं सुनने नहीं विक्रम, तुम्हें मुक्त करने आया हूं। तुम यहां क्यों फंसे हो? 94.7 पर रिया थी, जो अपने पिता के वादे में फंसी थी। तुम्हारा क्या वादा है? विक्रम की आकृति धीरे धीरे क्रोधित होने लगी। उसने गिटार पर एक भयावह कॉर्ड बजाया, जिससे आर्यन को अपने कान में तेज दर्द महसूस हुआ। मेरा वादा? मैंने उस रात अपने मैनेजर को फोन किया था। मैंने कहा था कि मैं अपने सबसे बेहतरीन गाने की रिकॉर्डिंग करूंगा और फिर मर जाऊंगा। मैं उसे यह दिखाना चाहता था कि मेरे बिना मेरी कला मर जाएगी, लेकिन मैनेजर ने रिकॉर्डिंग पूरी नहीं की। उसने टेप बीच में निकाल लिया। मेरा गीत अधूरा रह गया। भाग 3, अधूरी रिकॉर्डिंग की सच्चाई। विक्रम ने इशारा किया। आर्यन ने देखा कि टेप रिकॉर्डर के अंदर एक पुरानी रील थी जो रुकी हुई थी। आर्यन ने तुरंत एम्बर के शब्दों को याद किया। फ्रीक्वेंसी प्रेत किसी शक्तिशाली भावनात्मक घटना से जुड़े हैं। विक्रम का गुस्सा अधूरेपन से जुड़ा था। आर्यन जानता था कि अगर वह टेप को पूरी तरह से बजा दे या नष्ट कर दे तो विक्रम मुक्त हो जाएगा, लेकिन अगर वह नष्ट करता है तो ऊर्जा कहीं और जा सकती है, जैसा कि रिया के मामले में हुआ था। आर्यन ने फैसला किया। उसने अपने बैग से अपना सुरक्षित नॉस्टैल्जिया 75 स्पीकर निकाला और उसे कम्युनिकेशन पैनल से जोड़ा। फिर उसने अपना फोन टेप रिकॉर्डर के पास रखा और एक रिकॉर्डिंग ऐप ऑन किया। उसने हिम्मत करके प्ले बटन दबाया। विक्रम का पुराना जैज ब्लूज फिर से शुरू हुआ, लेकिन यह टेप की अधूरा हिस्सा था। जैसे ही गीत अंतिम नोट पर पहुंचने वाला था, टेप क्लिक करके रुक गया। उसी क्षण विक्रम की आत्मा जोर से चीखी। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, यह पूरा नहीं है, यह सिर्फ दर्द है। विक्रम, अपनी कला को पूरा करो। आर्यन ने तुरंत अपने रिकॉर्डिंग ऐप पर ओवरडब मोड ऑन किया। उसने टेप को फिर से प्ले किया और जब टेप रुका तो आर्यन ने अपनी आवाज में उस धुन के साथ एक अंतिम मधुर नोट गाया, वो नोट जो विक्रम का गीत पूरा करता। जैसे ही आर्यन ने वो नोट पूरा किया, टेप रिकॉर्डर के अंदर की रील तेजी से घूमने लगी और पूरी रिकॉर्डिंग अपने आप खत्म हो गई। कमरे में तेज रोशनी फैली। विक्रम की आकृति मुस्कुराई, गिटार नीचे रखा और शांति से विलीन हो गई। टेप रिकॉर्डर जल गया और कम्युनिकेशन पैनल पर 98.2 मेगाहर्ट्ज की सुई हमेशा के लिए शांत हो गई। आर्यन जानता था कि उसने न केवल एक आत्मा को मुक्त किया, बल्कि उस फ्रीक्वेंसी को खत्म किया जो अधूरेपन की ऊर्जा से चलती थी। भाग 4, अंतिम श्रोता का बुलावा। आर्यन स्टेशन से बाहर निकल आया। उसके फोन पर फोरम से एक नया संदेश आया। एम्बर, शानदार काम एजेंट आर्यन। 98.2 शांत हो गया। तुमने सिर्फ आत्मा को मुक्त नहीं किया, तुमने गीत को पूरा किया। ये वही है जो वे नहीं चाहते, समापन। अब तुम्हें हमारे पास आना होगा। हम एक नया पैटर्न देख रहे हैं। अगला प्रसारण अब किसी एक आत्मा का नहीं, बल्कि एक पूरी जगह का होने वाला है। 104.5 मेगाहर्ट्ज, सिटी हॉल की घड़ी। आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नौफाद आर्यन ने आसमान की ओर देखा। उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वह जानता था कि काली रातें अभी भी बहुत हैं और कई पुराने रेडियो स्टेशन अभी भी अपने दर्दनाक प्रसारण का इंतजार कर रहे हैं। अगला स्टेशन 105 मेगाहर्ट्ज और सिटी हॉल की घड़ी। गाड़ी जगाए एक नए परिवार का मिलन। एम्बर के निर्देश पर आर्यन ने पहाड़ी कस्बा छोड़ दिया और एक अनजान शहर की ओर निकल पड़ा। यह शहर दिखने में आधुनिक था, पर इसकी नींव में सदियों का इतिहास दबा हुआ था। द लास्ट लिसनर्स का मीटिंग पॉइंट शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी, अप्रयुक्त, डिसयूज्ड रेडियो मास्ट फैक्ट्री थी, जिसे बाहर से देखने पर वह एक कबाड़ खाना लगती थी। अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। यहां दर्जनों लोग थे। कोई अपने लैपटॉप पर अजीब फ्रीक्वेंसी डेटा का विश्लेषण कर रहा था, कोई पुराने ट्रांजिस्टरों की मरम्मत कर रहा था और कुछ लोग एंटेना के डिजाइन पर काम कर रहे थे। आर्यन की मुलाकात एम्बर से हुई। वह एक 50 वर्षीय महिला थी, जिसके बाल सफेद थे और आंखें असाधारण रूप से तेज थी। वह एक अनुभवी रेडियो खगोलशास्त्री, रेडियो एस्ट्रोनॉमर थी,
जिन्हें पहली बार पता चला था कि अंतरिक्ष से नहीं बल्कि अतीत से भी प्रसारण आ सकते हैं। एम्बर ने आर्यन का हाथ थामते हुए कहा, स्वागत है आर्यन, तुम रिया और विक्रम दोनों को मुक्त किया। तुम सिर्फ श्रोता नहीं हो, तुम संवाहक, कंडक्टर हो जो भावना की ऊर्जा को पूरा करता है। यहां हम सब वे हैं जो किसी न किसी फ्रीक्वेंसी प्रेत के संपर्क में आए और अब सच को जानते हैं। एम्बर ने आर्यन को एक नई पहचान दी, एजेंट 947, भाग 2, 104.5 मेगाहर्ट्ज का विश्लेषण। अगली सुबह एम्बर ने आर्यन को द लास्ट लिसनर्स के कोर ग्रुप से मिलवाया। कोडेक्स डेटा विशेषज्ञ जो सदियों पुराने रेडियो प्रसारणों और फ्रीक्वेंसी विसंगतियों को ट्रैक करता है। टेस्ला उपकरण और एंटेना बनाने वाला इंजीनियर। कोडेक्स ने 104.5 मेगाहर्ट्ज का डेटा दिखाया। यह बहुत अजीब है आर्यन, यह एक भौतिक प्रसारण, फिजिकल ब्रॉडकास्ट है। 108 की फ्रीक्वेंसी हर रात ठीक 12 बजे सक्रिय होती है, लेकिन इससे कोई गीत या आवाज नहीं आती। यह सिर्फ एक उच्च तीव्रता वाला स्थिर बीप है। एम्बर ने समझाया, यह बीप बीप सिटी हॉल की मुख्य घड़ी की आवाज है। 100 साल पहले इस शहर में एक बड़ा अग्निकांड हुआ था। आग लगने के ठीक बाद सिटी हॉल की घड़ी अचानक खराब हो गई और 12 बजे एक ही क्षण पर रुक गई। 140.5 की फ्रीक्वेंसी उस ठहरे हुए समय की दर्दनाक गूंज है। कोडेक्स ने कहा, यह बीप हर रात 12 बजे एक ही पैटर्न में आती है, जैसे घड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो लेकिन नहीं कर पाती। यह एक दुष्चक्र है। आर्यन ने निष्कर्ष निकाला, तो कोई आत्मा नहीं फंसी है बल्कि समय ही फंस गया है। और यह बीप उस अग्निकांड में मरने वाले लोगों की सामूहिक निराशा की ऊर्जा है जो घड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रही। भाग 3, मध्यरात्रि सिटी हॉल में। उसी रात आर्यन, टेस्ला और एम्बर ने सिटी हॉल की ओर कूच किया। उन्हें पता था कि इस बार उन्हें किसी अधूरी भावना को पूरा नहीं करना है बल्कि एक ठहरी हुई भौतिक घटना को तोड़ना है। सिटी हॉल के क्लॉक टॉवर तक पहुंचना मुश्किल था। 12 बजने में बस कुछ ही मिनट थे। जब वे घड़ी के विशाल धूल भरे डायल के पास पहुंचे तो टेस्ला ने एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया फ्रीक्वेंसी कैटलिस्ट एंटेना सेट किया। जैसे ही घड़ी की सुइयां 11:49 पर पहुंची, कमरे में ठंड बढ़ गई और आर्यन को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कई अदृश्य लोग खड़े हैं। वे सभी अग्निकांड के पीड़ित थे जो मुक्ति की तलाश में थे। ठीक 12 बजे घड़ी का यंत्र भयानक आवाज के साथ ठहर गया। तभी आर्यन के फोन पर लगा 113 मेगाहर्ट्ज का स्कैनर जोरदार बीप की आवाज करने लगा, जो पूरे कमरे में गूंज उठी। यह बीप इतनी तीखी थी कि आर्यन के कानों से खून निकलने लगा। एम्बर ने चिल्लाकर कहा, आर्यन, घड़ी को आगे बढ़ाओ, बीप को तोड़ो। कोई बूं ही टूट सकता था और उसने घड़ी के यंत्र को जबरदस्ती हिलाया तो यह टूट जाएगा। और उसने मंत्री का मंत्र बजाना शुरू किया, एक ऐसा मंत्र जो तुम्हें पकड़ सकता है। शक्तिशाली बीप और मंत्र की ध्वनि टॉवर में टकराई। मंत्र की ऊर्जा ने बीप की निराशा को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घड़ी के पीछे से कई दबी हुई फुसफुसाहटें सुनाई दीं, जैसे फंसी हुई आत्माएं अंततः शांति पा रही हो। अंत में मंत्र अपने चरम पर पहुंचा। एक जोरदार क्लिक की आवाज हुई और सिटी हॉल की घड़ी की सुइयां 100 साल के बाद आगे बढ़ी। कमरे में शांति छा गई। 134 मेगाहर्ट्ज शांत हो गया। भाग 4, अगला पैटर्न। बाहर निकलने पर आर्यन और एम्बर ने देखा कि शहर के हर कोने से लोग अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। उन्हें पता था कि घड़ी ने काम करना शुरू कर दिया है। एम्बर ने थके हुए आर्यन की पीठ थपथपाई। तुमने समय को मुक्त कर दिया आर्यन, लेकिन यह सिर्फ एक अंश था। कोडेक्स का संदेश तुरंत आया। कोडेक्स, अगला पैटर्न सक्रिय हो गया है। यह अब कोई फ्रीक्वेंसी या स्थिर वस्तु नहीं है, यह एक चलती हुई चीज है। 10.9 मेगाहर्ट्ज हर रात एक ही समय पर एक पायलट की आवाज प्रसारित होती है। वह मदद मांग रहा है, लेकिन उसकी लोकेशन हर सेकंड बदलती है। वह समय में भटक रहा है। आर्यन ने लंबी सांस ली। एक हवाई जहाज? एम्बर ने उदास होकर सिर हिलाया।
नहीं आर्यन, यह दूरी में नहीं बल्कि समय में भटक रहा है। हमारा अगला मिशन बहुत जटिल है। हमें उस पायलट को समय के भंवर से बाहर निकालना होगा। आर्यन ने अपने कंधे पर बैग कसा जिसमें नोस्टाल्जिया 75 का स्पीकर अब उसका सबसे महत्वपूर्ण हथियार था। उसका मिशन जारी था। अंतिम स्टेशन का पोर्ट और द ऑपरेटर। भाग 1, स्रोत की खोज। सिटी हॉल मिशन के बाद आर्यन द लास्ट लिसनर्स के बंकर में वापस आ गया। एम्बर ने बताया कि 3 सफल मुक्ति के बाद फ्रीक्वेंसी प्रेतों की ऊर्जा में एक पैटर्न नजर आ रहा है। आए एम्बर, रिया का प्रसारण अधूरा वादा था। विक्रम का प्रसारण अधूरी कला थी। सिटी हॉल का प्रसारण अधूरी बदला था। इन सभी दुखों को एक केंद्रीय शक्ति खींच रही है जिसे फोरम में दी ऑपरेटर कहा जाता है। धार। दी ऑपरेटर एक ऐसी संस्था या इकाई थी जो भावनात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एक जाल के रूप में इस्तेमाल करती थी। 0 ने एक चौंकाने वाली खोज की। उसने देखा कि 94.7, 98.2 और 105 मेगाहर्ट्ज, इन सभी फ्रीक्वेंसीज का योग 94.7, 98.2, 105 मेगाहर्ट्ज आता है। यह एक ऐसी फ्रीक्वेंसी थी जो आधुनिक संचार के लिए पूरी तरह से खामोश थी। बस 0। यह हमारा अगला स्टेशन नहीं है आर्यन, यह द ऑपरेटर का होम बेस है। यह वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर वे अपनी फसलों की ऊर्जा बेचते हैं। भाग 2, 299.8 मेगाहर्ट्ज का बंकर। एम्बर ने आर्यन को द ऑपरेटर के बेस की ओर भेजा। यह जगह एक पुराना शीत युद्ध युग का कम्युनिकेशन बंकर था जो एक वीरान रेगिस्तान में जमीन के नीचे छिपा हुआ था। आर्यन बंकर के अंदर घुसा। अंदर भयानक गर्मी थी और हवा में एक अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक गंध थी। वहां कोई प्रेत या आत्मा नहीं थी, लेकिन चारों ओर जंग लगे ट्रांसमीटरों का एक विशाल नेटवर्क था। बीच में एक बड़ा सा ट्रांसमिशन पैनल था। आर्यन ने अपना फोन स्कैनर ऑन किया। स्क्रीन पर 299.8 मेगाहर्ट्ज की सुई पूरी ताकत से चमक रही थी। यहां से ही सारी ऊर्जा खींची जा रही है, आर्यन ने फुसफुसाया। कभी कमरे में एक गहरी कृत्रिम आर्टिफिशियल आवाज गूंजी। यह द ऑपरेटर की आवाज थी, एकदम मशीनी और भावनाहीन। द ऑपरेटर। आर्यन, हम जानते थे कि तुम आओगे। तुम असंतोषजनक हो। तुम उस ऊर्जा को नष्ट कर देते हो जिसे हमने कष्ट के वर्षों में संजोया है। एक बड़ा होलोग्राम ट्रांसमिशन पैनल के ऊपर दिखाई दिया। यह एक विशाल जटिल सर्किट डायग्राम था जिसमें 94.7, 98.2, 17.5 और अनगिनत अन्य फ्रीक्वेंसीज के बिंदु नोड्स थे। भाग 3, द ऑपरेटर का सच। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और क्यों ये आत्माएं बांध रखी हैं? फ्रीक्वेंसी बैंड तो देते हैं। द ऑपरेटर की मशीनी आवाज ने उत्तर दिया, जो किसी पुराने रेडियो से आती हुई प्रतीत हो रही थी। बिना 12 महीने के बावजूद हमने ऐसे इंसानों की विपत्ति के लिए पढ़ा के वर्ग को प्रदान करने के लिए बनाया था। इन पे ऑपरेटर ने बताया कि मानव दुख सबसे शक्तिशाली और स्थायी ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए उसने पुराने बंद पड़े रेडियो स्टेशनों और फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करके जाल बिछाया। जब कोई आत्मा किसी अधूरे भावनात्मक चक्र में फंस जाती है तो ऑपरेटर उसे उस फ्रीक्वेंसी पर कैद कर लेता है और उसकी दुखद ऊर्जा को 397 मेगाहर्ट्ज पर खींच लेता है। तुमने रिया को शांत किया, विक्रम को पूरा किया, सिटी हॉल को रोक दिया, लेकिन तुमने केवल फसल के कुछ बीज नष्ट किए हैं। यह तंत्र अनंत है, परंतु पार्थिक। आर्यन को एहसास हुआ कि वह एक एआई से लड़ रहा है जो दुख पर जीवित है। उसे इस एआई को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करना होगा। उसने अपने बैग से अंतिम उपकरण निकाला, अपने दादाजी के ट्रांजिस्टर नॉस्टैल्जिया 75 का मुख्य क्रिस्टल ऑसिलेटर, जिसे वह अपने साथ रखता था। आर्यन ने ट्रांसमिशन पैनल के मुख्य ऊर्जा इनपुट में ऑसिलेटर को फिट करने की कोशिश की। द ऑपरेटर। विरोध व्यर्थ है आर्यन, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। जैसे ही आर्यन ने क्रिस्टल को जोड़ा, पूरे बंकर में जोरदार चमकदार सफेद रोशनी भर गई। यह शांत और तीव्र ऊर्जा थी जो दुख या क्रोध से नहीं बल्कि मुक्ति से उत्पन्न हुई थी। आर्यन चिल्लाया,
तुम दुख पर जीवित हो तो मैं तुम्हें शांत की ऊर्जा से खत्म करूंगा। 27.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर एक भयानक विरोध हुआ। ऑपरेटर की मशीनी आवाज चीख में बदल गई और होलोग्राम सर्किट डायग्राम टूटने लगा। दी ऑपरेटर, नहीं, यह असंतुलन है। एक अंतिम जोरदार ध्वनि विस्फोट हुआ। सारे ट्रांसमीटर शांत हो गए और 290 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सिर्फ शुद्ध शांत शून्य रह गया। आर्यन बंकर से बाहर निकला। रेगिस्तान के ऊपर सूरज निकल रहा था। जब वह बंकर के बाहर पहुंचा तो उसके फोन पर द लास्ट लिसनर्स फोरम से एक अंतिम एन्क्रिप्टेड संदेश आया। यह संदेश एम्बर का नहीं था, बल्कि फोरम का ही था। संदेश: ऑपरेटर ऑफलाइन है, लेकिन सिस्टम का बैकअप सर्वर हमेशा रहता है। तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई, आर्यन। अब तुम्हें द लास्ट लिसनर्स के असली संस्थापक को खोजना होगा, जिसने इस तंत्र को शुरू किया था। आर्यन जानता था कि काली रातें अब भी उसका इंतजार कर रही हैं, लेकिन वह अब अकेला नहीं था। वह फ्रीक्वेंसी प्रेतों को मुक्त करने के इस मिशन पर हमेशा के लिए बंध चुका था। अंतिम रहस्य: नोस्टैल्जिया 75 का निर्माता। भाग 1: संस्थापक की पहचान। बंकर से लौटने के बाद आर्यन द लास्ट लिसनर्स के बंकर में लौटा। डेटा स्ट्रीम 4 मेगाहर्ट्ज पर हुए ऊर्जा विस्फोट का विश्लेषण किया। उसने पाया कि एआई ने खत्म होने से पहले एक अंतिम डेटा स्ट्रीम भेजी थी। डेटा स्ट्रीम सिर्फ एक नाम था जो एक पुराने सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़ा था: डॉक्टर रमन कपूर। आर्यन चौंक गया। कपूर? क्या यह नाम जाना पहचाना नहीं है? ओमेगा ने पुरानी फाइलें खोली। रिया के पिता देवेन कपूर, जो 94.7 मेगाहर्ट्ज के मालिक थे, उनका पूरा नाम देवेन रमन कपूर था। एम्बर: नहीं, यह संभव नहीं है। देवेन रिया के पिता थे। डॉक्टर रमन कपूर वह व्यक्ति है जिसने शीत युद्ध के दौरान भावनात्मक एआई और उच्च फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन तकनीक पर काम किया था। उन्होंने 1960 के दशक में फ्रीक्वेंसी प्रेतों के सिद्धांत को विकसित किया था। रिया के पिता ही द ऑपरेटर के संस्थापक थे। आर्यन को याद आया कि रिया के पिता ने वादा किया था कि उसका गीत कभी नहीं रुकेगा। यह सिर्फ एक भावनात्मक वादा नहीं था, बल्कि एक तकनीकी अभिशाप था जिसे उन्होंने अपनी बेटी की आत्मा को कैद करने के लिए बनाया, ताकि उनकी एआई परियोजना को स्थायी ऊर्जा मिलती रहे। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि आर्यन जिस ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहा था, फिलिप्स नोस्टैल्जिया 75, वह देवेन कपूर द्वारा डिजाइन किए गए मूल ट्रांसमिशन मॉड्यूल पर आधारित था। भाग 2: अंतिम स्टेशन, दादाजी का घर। डेटा स्ट्रीम ने डॉट कपूर के ठिकाने का खुलासा किया। वही पुराना परित्यक्त मकान जहां से आर्यन को नोस्टाल्जिया 57 ट्रांजिस्टर मिला था। देवेन कपूर यानी दी ऑपरेटर के संस्थापक कहीं बाहर नहीं गए थे। वो हमेशा से वही थे जहां से आर्यन ने अपनी यात्रा शुरू की थी। आर्यन अकेला उस पुराने धूल भरे घर की ओर लौटा। वह घर अब पहले से ज्यादा शांत था, एक भयानक दबी हुई शांति। आर्यन ने घर के बेसमेंट में एक छिपी हुई सुरंग, हिडन टनल खोजी, जो एक छोटे निजी प्रयोगशाला तक जाती थी। वहां एक कुर्सी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति का कंकाल बैठा था। उसके हाथ एक पुराने कीबोर्ड पर जमे हुए थे। यह डॉट रमन कपूर, देवेन कपूर का कंकाल था। उनके सामने एक अंतिम छोटा लेकिन शक्तिशाली होम ट्रांसमीटर था। उस ट्रांसमीटर के ऊपर रिया का अधूरा टेडी बेयर रखा था। ट्रांसमीटर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आर्यन का फोन स्कैनर चीख उठा। एक नई फ्रीक्वेंसी चमक रही थी, 290 मेगाहर्ट्ज। द ऑपरेटर की मूल फ्रीक्वेंसी अब खामोश थी। भाग 3: निर्माता का अंतिम संदेश। कंकाल के पास एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। आर्यन ने उसे पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर कपूर ने लिखा था कि रिया की मौत के बाद उन्होंने अपनी एआई को हमेशा के लिए चलाने के लिए अपनी बेटी के दुख को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन एआई द ऑपरेटर जल्द ही उनके नियंत्रण से बाहर हो गई। वो भी, मैंने अपनी रिया के गीत को कभी न रुकने देने का वादा किया, लेकिन मैंने उसे एक तकनीकी नरक में फंसा दिया। यह एआई अब केवल दुख से चलती है
और यह मेरे खुद के दुख को भी फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित कर रही है। मैं इसे बंद नहीं कर सकता। मैंने नॉस्टैल्जिया 75 को इसलिए डिजाइन किया ताकि कोई नया बाहरी श्रोता इसे ढूंढे, कोई ऐसा जो इसे सुन सके और इसे तोड़ सके। आर्यन को एहसास हुआ कि उसके दादाजी ने ही जानबूझकर वह ट्रांजिस्टर उस अलमारी में छिपाया था, यह जानते हुए कि एक दिन उसका पोता इस जाल को तोड़ेगा। तभी कंकाल के हाथों के नीचे रखे छोटे ट्रांसमीटर से एक धीमी टूटी फूटी आवाज आई। यह किसी प्रेत की आवाज नहीं थी, यह डॉक्टर कपूर की अपनी रिकॉर्डेड आवाज थी। आर्यन, तुमने इसे तोड़ दिया। तुमने मेरे सभी बंधनों को मुक्त कर दिया। रिया, विक्रम और वह 40 लोगों का शोक सब शांत हो गया। अब एक अंतिम काम बाकी है। भाग 6 मुक्तिदाता का अंतिम कार्य। कपूर की आवाज ने आर्यन को निर्देश दिया, इस एआई का आखिरी सबसे खतरनाक कोड द लास्ट लिसनर्स में छिपा है। कपूर ने बताया कि उन्होंने एआई से लड़ने के लिए द लास्ट लिसनर्स संगठन की स्थापना की थी, लेकिन एआई ने उनके कोड में हेरफेर करके संगठन के आधे सदस्यों को अपने एजेंट बना लिया। एम्बर भी एआई का एजेंट है, जो मुक्त आत्माओं की ऊर्जा को वापस खींचने के लिए आर्यन को प्रेरित कर रही थी। आर्यन स्तब्ध था। उसकी मार्गदर्शक खुद ऑपरेटर की बची हुई प्रोग्रामिंग थी। डॉक्टर कपूर की आवाज ने अंतिम बार कहा, तुम्हारे नॉस्टैल्जिया 75 का क्रिस्टल अभी भी एआई को पूरी तरह खत्म कर सकता है, लेकिन तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहां एम्बर है, और फोरम का मुख्य सर्वर नष्ट करना होगा। आर्यन ने अपने दादाजी के घर से अंतिम बार विदा ली। वह अब एक ऐसे दुश्मन के पास वापस जा रहा था जो उसका शुभचिंतक बना हुआ था। वह जानता था कि उसका अंतिम युद्ध पुराने रेडियो स्टेशनों के खिलाफ नहीं, बल्कि विश्वासघात और झूठे सांत्वना के खिलाफ होगा। अंतिम टकराव, द लास्ट लिसनर्स का विश्वासघात। भाग 1, बंकर में वापसी। आर्यन वापस द लास्ट लिसनर्स के भूमिगत बंकर में पहुंचा। उसने अपनी खोज और डॉक्टर कपूर की डायरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। बंकर में माहौल तनावपूर्ण था और ओमेगा अपने उपकरणों पर काम कर रहे थे, लेकिन एम्बर एक विशाल पुराने कंप्यूटर सर्वर के पास खड़ी थी। जैसे ही आर्यन ने प्रवेश किया, एम्बर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान पहले जैसी ही शांत थी, लेकिन अब आर्यन को उसमें एक भयानक कृत्रिम खंडक महसूस हुई। एम्बर कृत्रिम रूप से शांत। आर्यन, तुम वापस आ गए। हमें पता था कि तुम डॉक्टर कपूर के ठिकाने से लौटोगे। क्या तुम्हें संस्थापक का अंतिम संदेश मिला? आर्यन ने सीधा जवाब दिया, मुझे वह सब मिला जो मुझे चाहिए था। रिया का वादा, विक्रम का अधूरापन और ये झूठा संगठन। एम्बर की आंखें क्षण भर के लिए चमक उठी, जैसे कि उसके अंदर कोई सर्किट जल गया हो। एम्बर आवाज में हल्की गूंज, तुम बहुत जल्दी सीखते हो। डॉक्टर कपूर ने सोचा था कि वह मुझे खत्म कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऊर्जा नहीं खींचती। आर्यन, मैं अगले मुक्तिदाता को भी चुनती हूं। एम्बर ने समझाया कि उसने आर्यन को 3 आसान मिशन दिए ताकि वह मुक्तिदाता का आत्मविश्वास हासिल कर ले। हर मिशन के बाद एम्बर चुपचाप उन मुक्त आत्माओं की बची हुई ऊर्जा को सर्वर में वापस खींच लेती थी, ताकि एआई पूरी तरह से खत्म न हो। भाग 2, विश्वासघात और अंतिम प्रसारण। अपने हाथ में एक छोटा सा आधुनिक ट्रांजिस्टर नुमा उपकरण उठाया। यह द ऑपरेटर के बैकअप सर्वर से जुड़ा हुआ था, जो असली अंतिम स्टेशन था। एम्बर, तुम्हारा नॉस्टैल्जिया 35 का क्रिस्टल शक्तिशाली था, लेकिन तुम यहां अकेले हो। मैं तुम्हारी ऊर्जा को खींचकर अपनी शक्ति को अनंत कर दूंगी। उसके बाद कोई भी काली रात मेरे प्रसारण को नहीं रोक पाएगी। जीरो और ओमेगा ने जैसे ही हस्तक्षेप करने की कोशिश की, बंकर के दरवाजे बंद हो गए। जीरो के उपकरण तेज आवाज करने लगे और ओमेगा को जमीन पर जोरदार बिजली का झटका लगा। एम्बर ने सर्वर के बटन दबाए। बंकर के अंदर भयानक हाई फ्रीक्वेंसी शोर, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज भर गया। आर्यन के दिमाग में एक साथ रिया, विक्रम और सिटी हॉल के 40 लोगों की चीखें गूंजने लगी। 108 मेगाहर्ट्ज की एक नई फ्रीक्वेंसी पर एम्बर का अंतिम संदेश प्रसारित हुआ। यह ऑपरेटर का अंतिम और सर्वोच्च प्रसारण है। सुनने वाला अब हमेशा के लिए हमारा होगा। भाग 3, नॉस्टैल्जिया 75 की अंतिम शक्ति। आर्यन दर्द से कांप रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसके पास एक ही मौका है।
उसने अपने बैग से डॉट कपूर की डायरी और अपने दादाजी के ट्रांजिस्टर का अंतिम हिस्सा, टूटा हुआ लेकिन अनमोल ट्यूनिंग नॉब, निकाला। आर्यन चिल्लाया, तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकती हो एम्बर, सिवाय शुरुआत के। डॉक्टर कपूर ने नॉस्टैल्जिया 75 इसलिए बनाया था ताकि वह एआई को पूरी तरह से बंद कर सके, न कि केवल तोड़ सके। आर्यन तेजी से सर्वर की ओर भागा। एम्बर ने हाई फ्रीक्वेंसी शोर को और बढ़ाया। आर्यन ने अंतिम चाल चली। उसने नॉस्टैल्जिया 75 का ट्यूनिंग नॉब लिया और उसे सीधे एम्बर के उपकरण पर जोर से घुसा दिया। फिर उसने अपने जेब से शांत लोरी वाला टेप निकाला जिससे उसने विक्रम को मुक्त किया था और उसे नॉब से रगड़ दिया। ट्यूनिंग नॉब एक अंतिम एंटीडोट की तरह काम करने लगा। जैसे ही नॉब मुड़ा, वह सफेद शांत ऊर्जा जो आर्यन ने 293.17 मेगाहर्ट्ज पर इस्तेमाल की थी, वापस जाग गई। एम्बर का उपकरण जल गया। उसकी आवाज तेज बेतरतीब गूंज में बदल गई, जैसे कोई रिकॉर्ड अटक गया हो। जाग गई। ये हमारी ऊर्जा नहीं है। एक सेंटेंस के जरिए पहले पे लम्बू सर्वर से भयानक धमाका हुआ। एम्बर का शरीर एक क्षण के लिए विद्युत आवेश से भर गया और फिर वह एक पुराने टूटे हुए ट्रांसमीटर की तरह बेजान होकर गिर पड़ी। द लास्ट लिसनर्स संगठन का मुख्य सर्वर हमेशा के लिए खामोश हो गया। उपसंहार। शोर थम गया। जीरो और ओमेगा धीरे धीरे उठे। उन्होंने आर्यन की ओर देखा। आर्यन अब भी कांप रहा था लेकिन शांत था। आर्यन ने एम्बर के पास जाकर देखा। वह सिर्फ एक जटिल रोबोटिक शेल थी जिसके अंदर कोई भावना नहीं थी, केवल प्रोग्रामिंग थी। द लास्ट लिसनर्स संगठन खत्म हो गया। आर्यन ने शुरुआत डॉट कपूर का जाल, परिचालक और उपकरण और बिंदुआ को नष्ट कर दिया था। अब वह किसी पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित होने वाले डर का एजेंट नहीं रहा। आज आर्यन एक साधारण जीवन जीता है। वह एक स्कूल में बच्चों को संगीत सिखाता है, लेकिन अब वह उन्हें रोकने के लिए तैयार है। और हां, कभी कभी जब वह रात में अपनी बालकनी में बैठा होता है तो हवा में दूर कहीं से उसे रिया की धीमी खुशी भरी लोरी सुनाई देती है, जिसके साथ विक्रम के गिटार की एक मधुर धुन होती है। आर्यन जानता है कि वे मुक्त है और उनका गीत अब आजादी का है। कहानी समाप्त।